हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट यह है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब यह है कि P का मतलब होता है मोमेंटम, और मोमेंटम को हम मास इनटू वेलोसिटी लिखते हैं। ठीक है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी, इसको मास इनटू वेलोसिटी लिखेंगे। नाउ इसका मतलब क्या होगा, मोमेंटम का हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और किसी भी क्वांटिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ। तो इसका मीनिंग क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये dp बाई dt का मतलब यह है। अब एक और टर्म हम डिफाइन करते हैं f, इसका मतलब है यहां एक्सटर्नल रिजल्टेंट फोर्स। और ध्यान से अगर आप देखो तो जो मैंने डेफिनेशन लिखा है न्यूटन सेकंड लॉ की, उसमें मैंने यही तो लिखा है कि ये F इसके बराबर होता है रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये हमारी न्यूटन लॉ की डेफिनेशन है। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं फॉर्मूले की फॉर्मेट में, F बराबर dp बाई dt लिखा जा सकता है। नाउ ये हमारा सेकंड लॉ हो गया, इसको एज ए फॉर्मूला हम याद रखेंगे। अब इसका दूसरा फॉर्मेट d बाई dt, मोमेंटम की वैल्यू लिख दो मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम की जगह लिखा जा सकता है मास इनटू वेलोसिटी। अब इस क्वांटिटी में से देखो पार्टिकल की वेलोसिटी बदल रही है, लेकिन उसका मास तो इन जनरल कांस्टेंट रहता है। पार्टिकल का मास कांस्टेंट अगर है, मास जो है कांस्टेंट है, तो यह डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा विदाउट एनी चेंज। तो इसको ये लिखा जा सकता है dp बाई dt। अब ये लिखने के बाद dp बाई dt को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो फोर्स बराबर क्या आ गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो रिजल्टेंट फोर्स और एक्सेलरेशन में रिलेशन ये होता है। ये न्यूटन लॉ की इक्वेशन कहलाएगी। और इस इक्वेशन में देख सकते हो मास हमेशा पॉजिटिव होता है, तो एक्सेलरेशन और रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन हमेशा सेम होगा। अगर एक्सेलरेशन राइट में है तो रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स भी राइट में होगा। एक्सेलरेशन एंड फोर्स आर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में होगा। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ कहलाता है। अब देखो जैसे ये न्यूटन सेकंड लॉ है, ये हम कंसीडर करते हैं एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन। ये दो डायरेक्शन जो होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ना, एक्स और वाई डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो हम ये न्यूटन लॉ की इक्वेशन एक्स डायरेक्शन में अलग लगाते हैं, वाई डायरेक्शन में अलग लगाते हैं। जब हम न्यूटन लॉ की एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन लगा रहे होंगे तो केवल एक्स डायरेक्शन के फोर्स लिखेंगे, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन लिखेंगे। अगर मैं एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन लगा रहा हूं तो वाई डायरेक्शन में कितने भी फोर्स हो, कुछ भी एक्सेलरेशन हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, टोटली एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में भी पूरे मोशन को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट करके आंसर निकाला था। तो हम यहां भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट करके आंसर निकालेंगे। जो भी हमें एक्सेलरेशन या फोर्स दे रखा है, सबसे पहले हमने दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ो। जैसे मान लो एक फोर्स आपको इधर दे रखा है F1, एक आपको इधर दे रखा है, और ये एंगल 90 नहीं है, तो पहले हमें कंपोनेंट करने पड़ेंगे, उसके बाद न्यूटन लॉ लगा सकते हैं हम। समझ में आई बात। ये न्यूटन लॉ में डिसाइड करना होता है कि हम एक्स डायरेक्शन में लगा रहे हैं या वाई डायरेक्शन में लगा रहे हैं। क्लियर। तो एक्स डायरेक्शन में न्यूटन लॉ लगाएंगे तो एक्स डायरेक्शन का फोर्स लिखूंगा रिजल्टेंट, वो बराबर होगा एक्स डायरेक्शन के एक्सेलरेशन के। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में इस तरह से। तो ये दोनों डायरेक्शन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। बिल्कुल प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह कंपोनेंट करना, और ये कंपोनेंट करना पूरी फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, रिजिड बॉडी डायनामिक्स पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे, सब में कंपोनेंट करने होते हैं दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में।
तो एक्स और वाई डायरेक्शन एक दूसरे से टोटली इंडिपेंडेंट होते हैं, ये इसका मतलब है। अब इस पर बेस कुछ क्वेश्चन करें अपन, जैसे मान लो अब देखो ये इस तरह का डायग्राम है। इस क्वेश्चन में मुझे इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है और इस ब्लॉक पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये हमारी प्रॉब्लम है। अब सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले ना न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए आप ये ऑब्जर्व करेंगे, न्यूटन्स लॉ से आंसर आएंगे। अब ये जो ब्लॉक है ना, ये बताओ सबसे पहले इसका ये स्टडी करो कि इसका एक्सेलरेशन होगा किधर। अगर इस ब्लॉक पर फोर्स ऐसे लगा रहा हूं तो ये सरफेस के कांटेक्ट में बना रहेगा ना, हमेशा सरफेस के कांटेक्ट में रहता हुआ इधर चलेगा, तो इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा और इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं। तो यहां इसका एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में होगा। क्या इसका एक्सेलरेशन इस वर्टिकल लाइन के अलोंग होगा? इस वर्टिकल लाइन के अलोंग इसका एक्सेलरेशन होगा या नहीं? अब ये जो हमारी टेबल या सरफेस है ना, ये मान के चलते हैं बहुत मजबूत है और इतनी मजबूत है कि ये ब्लॉक कुछ भी हो जाए इसको तोड़ के नीचे नहीं आएगा, तो इसका नीचे एक्सेलरेशन चलेगा नहीं, होगा नहीं। और ये ब्लॉक इस जमीन से, इस सरफेस से कांटेक्ट छोड़कर हवा में भी नहीं लटक सकता, तो हवा में लटकेगा तभी ऊपर जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं इसका कंस्ट्रेंट ये है कि ये ब्लॉक सरफेस पर ही चल सकता है, तो इसका एक्सेलरेशन अभी सरफेस के अलोंग होगा। इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन इस वर्टिकल डायरेक्शन में, जिसको मैं वाई डायरेक्शन कह रहा हूं, इसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो हमें ये डिसाइड करना होता है क्वेश्चन में, ये सोचना होता है प्रैक्टिकली कि अगर हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो ये किधर की तरफ चलेगा, इसका एक्सेलरेशन किधर होगा। तो अब हमने इसका एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में था, वो मान लिया ए, तो ये एक्सेलरेशन हमें निकालना है इस पर। देखो ये होने के बाद अब हमें न्यूटन्स लॉ के लिए लगाना होता है। न्यूटन्स लॉ की कई स्टेप होती है। पहली स्टेप, सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करते हैं किस चीज पर न्यूटन्स लॉ लगाएं। ठीक है, तो मैंने वो जो है ये m मास का ब्लॉक है, इस पे न्यूटन्स लॉ लगाऊंगा मैं, ये मैंने आइडेंटिफाई किया ये ब्लॉक। अब सेकंड स्टेप ये होती है कि हम न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए जिस पर न्यूटन्स लॉ लगाना चाह रहे हैं उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। तो सेकंड स्टेप में हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। अब फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब इस जिस ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाना चाहते हैं ना, उसको इंडिपेंडेंटली बना देते हैं ऐसे। अब इसके बाद इस पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं ना, वो इस डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस पर हमारी अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लगाएगी mg, और इस पर नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। इस ब्लॉक पर नॉर्मल ये सरफेस लगाएगी और सरफेस नॉर्मल इधर की तरफ एक्सर्ट करेगी। अब इन दो के अलावा फोर्स यहां जो डायग्राम में दिखा रखा है, इस पर एक फोर्स इधर की तरफ लगा रहे हैं F, ये भी है। अब ये तीन ही फोर्स है ना, इसके अलावा चौथा फोर्स नहीं है। तो फोर्सेस तो हमने डायग्राम में बना लिए। अब एक्सेलरेशन बनाने की बारी आई। एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में तो है ही नहीं, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है। अब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एक को यहाँ डायग्राम में ऐसे बना दिया। अब देखो, अगर इस y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, हमारे पास न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन क्या होती है? y डायरेक्शन में मास इनटू एक्सेलरेशन, यही होती है ना। अब अगर y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है तो y डायरेक्शन में जीरो है फोर्स। अब y डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, y डायरेक्शन में हमें ये दो फोर्स नजर आ रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अब हमने कहा y डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, इसका मतलब इन दोनों फोर्सेस का सम जीरो है। अब इन दोनों का सम जीरो है, तो इस n और mg का डायरेक्शन अपोजिट है। अगर इनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर आ गया? mg के इक्वल। एक आंसर हमारा ये आ गया। दूसरा आंसर, अब देखिए दूसरा आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर x डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगाएंगे। अप्लाई न्यूटन्स लॉ इन x डायरेक्शन।
अब एच डायरेक्शन में न्यूटन लो किस तरह से लगाएंगे, तो इसको न्यूटन लो को लगाने के लिए हम एक और बार डायग्राम बना लेते हैं, मास है और इस पर, अब इस डायग्राम में, फ्री बॉडी डायग्राम में हम न्यूटन लो एक्स में लगाना चाहते हैं ना, तो केवल एच डायरेक्शन में जो फोर्स और एक्सेलरेशन है वही डायग्राम में बना है, ये दोनों फोर्स नहीं बना है। तो एच डायरेक्शन में एक ये था और एक ये था एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फोर्स नहीं है, फोर्स तो इस पर एच डायरेक्शन में एक ही लग रहा है। अब न्यूटन लो लगाऊंगा एच डायरेक्शन में, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब सिंगल फोर्स है तो यही रिजल्टेंट फोर्स है, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इससे एक्सेलरेशन कितना आ गया, F पर है। तो ये अपना आंसर सेकंड पार्ट का। तो इस तरह से हम इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज देखो, अब ये यहां पर अगर इस पर हम ऐसे कंटिन्यूस फोर्स लगाते रहेंगे तो ये कंटिन्यूसली इधर चलता रहेगा, और इसका अगर ये फोर्स कांस्टेंट है तो ये एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम मोशन की इक्वेशन लगा सकते हैं। जैसे मान लो मोशन की फर्स्ट इक्वेशन ये होती है, हमें क्वेश्चन में t बराबर 0 पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी हो और पूछा हो कि 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी, तो यहां से तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, फिर इस इक्वेशन में रखकर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा कंसेप्ट ये है, यहां से एक्सेलरेशन निकाल लिया, अगर ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम मोशन की इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन में भी हमें इसका एक्सेलरेशन निकालना है और नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। एक्सेलरेशन और नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए अब मैं इसका न्यूटन लो लगाकर आंसर निकालेंगे, और पहली स्टेप पे कौन से ब्लॉक पे लगाएं, तो इस ब्लॉक पे न्यूटन लो लगाएंगे। लेकिन देखो, अब ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि ये ब्लॉक चलेगा किधर, इसका एक्सेलरेशन किधर होगा। अगर ऐसे किसी एंगल पर फोर्स लगा रहा हूं तो ये ब्लॉक किधर चलेगा, ये किसी एंगल पर ऐसे भी जा सकता है ना, और अगर ये ऐसे जाएगा तो इसका इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से कांटेक्ट छूट जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस तो फिक्स है, यहां फोर्स लगाया है, ऐसे ब्लॉक को फोर्स लगा के पुल करूंगा तो ये इस जमीन से कांटेक्ट छोड़ सकता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इफ ब्लॉक रिमेन्स इन कांटेक्ट विद हॉरिजॉन्टल सरफेस, मतलब इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से ये ब्लॉक कांटेक्ट नहीं छोड़ रहा, और कांटेक्ट नहीं छोड़ने का मतलब इस ब्लॉक का इस डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, हमेशा ये सरफेस के कांटेक्ट में रहता हुआ चलता है, मतलब ऊपर नीचे नहीं चलता। इट मींस इसका वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, वाई डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन 0 है। हो सकता था ये एक्सटर्नल फोर्स जो आपने किसी एंगल पे लगाया तो ये इस जमीन से कांटेक्ट छोड़ सकता था, और जमीन से अगर कांटेक्ट छोड़ देगा तो नॉर्मल 0 हो जाएगा। नॉर्मल तो तभी लगता है जब कांटेक्ट होता है, कांटेक्ट हट गया तो नॉर्मल 0 हो गया। तो अभी हम केवल जमीन पर ये कांटेक्ट में बना रहता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने जमीन से कांटेक्ट में माना, अब इस पर न्यूटन लो लगाना है, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 समझ में आया। अब हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन किधर होगा, इस ब्लॉक पर अगर ऐसा फोर्स लगाओगे तो ये राइट में चलेगा या लेफ्ट में चलेगा, राइट हैंड साइड में चलेगा ना, तो राइट हैंड साइड में मैंने इसका कुछ एक्सेलरेशन मान लिया e। अब मुझे ये एक्सेलरेशन निकालना है और इस पर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करना है। तो अब करें इस पर न्यूटन लो अप्लाई, सॉल्यूशन। तो न्यूटन लो मुझे इस ब्लॉक पर लगाना है,
अब इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा जिसका मास m है। एक तो mg नीचे लगेगा, एक नॉर्मल n इधर लगा, और एक क्वेश्चन में इधर फोर्स दे रखा है F थीटा एंगल पर, और एक इसका एक्सेलरेशन हमें पता लग गया था इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो ये मैंने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है उस ऑब्जेक्ट पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं और एक्सेलरेशन है वो डायग्राम में शो करो। तो तीन फोर्स लग रहे थे, तीनों डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिए, एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगली स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में ये फोर्स किसी एंगल पर लग रहा है ना, तो हमें इस फोर्स के कंपोनेंट करने पड़ेंगे, क्योंकि न्यूटन्स लॉ तो हमेशा दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन लगाते हैं, या तो एक्स में या वाई में या दोनों में। तो हमें सारी चीजों को इन दो डायरेक्शन में कंपोनेंट करना होता है। अब देखो ये x डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन तो है ना x डायरेक्शन के पैरेलल, तो इसके कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही mg भी वर्टिकल में है, इसके भी नहीं होंगे, नॉर्मल के भी नहीं होंगे। लेकिन ये f ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, ये f जो है ना x डायरेक्शन में है ना y डायरेक्शन में, तो हमें इसके कंपोनेंट करने होंगे। अब देखो इसका कंपोनेंट करूंगा f का, तो इस लाइन के अराउंड कंपोनेंट क्या आएगा, आप ये याद रखना जिस लाइन के साथ एंगल होता है उधर कंपोनेंट में हमेशा cos आता है, ठीक है। तो f का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, f cos थीटा, और इस तरफ f का कंपोनेंट आएगा f sin थीटा। कर दिया हमने कंपोनेंट। अब इसके बाद अगली स्टेप न्यूटन्स लॉ की। अब देखो इस पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले y डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगाते हैं। एक बार में एक ही डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं हम, या तो x में लगाओ या y में, दोनों एक साथ मत लगाओ न्यूटन्स लॉ। तो अप्लाई न्यूटन्स लॉ इन y डायरेक्शन। अब देखो y डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगाना चाहता हूं ना, दोबारा से एक बार फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, लेकिन अब जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा उसमें केवल y डायरेक्शन वाली चीजें लिखूंगा। तो y डायरेक्शन में एक तो mg है, एक नॉर्मल है, और कोई भी चीज है क्या, नॉर्मल के बाद ये f sin थीटा भी है ना, f का कंपोनेंट, और f का कंपोनेंट ये ऊपर आ रहा है। बस ये तीन ही चीजें हैं। एक्सेलरेशन तो है ही y डायरेक्शन में, हमने पहले डिस्कस किया था, क्योंकि ये जमीन के कांटेक्ट में बना रहता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है। अब y में एक्सेलरेशन 0 का मतलब y में रिजल्टेंट फोर्स भी 0 होगा। अब रिजल्टेंट फोर्स देखो, ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं और ये अपोजिट में लग रहा है, तो इन दोनों का फोर्स का सम अगर mg के बराबर होगा तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट 0 होने की न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन क्या बनी, n प्लस f sin थीटा बराबर mg। अब इसको सॉल्व करके हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो n की वैल्यू आएगी mg माइनस f sin थीटा के बराबर। ये अपना एक आंसर। n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, mg माइनस f sin थीटा। अब दूसरी इक्वेशन बनाएं। सेकंड, अप्लाई न्यूटन्स लॉ इन x डायरेक्शन। अब x डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगाएंगे हम इस ब्लॉक का, दोबारा से फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं n मास के ब्लॉक का, लेकिन अब सारी चीजें x डायरेक्शन की लिखेंगे। तो x डायरेक्शन में एक तो f का कंपोनेंट आ रहा है इधर f cos थीटा, और एक्सेलरेशन a आ रहा है, बस एक अकेला फोर्स आ रहा है। तो ये जो सिंगल फोर्स है तो यही रिजल्टेंट है, और रिजल्टेंट तो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। x डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन क्या है, मास इनटू x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। अब ये इक्वेशन हम अप्लाई कर देंगे। अब देखो ये इक्वेशन कैसे अप्लाई करेंगे, f cos थीटा, ये x डायरेक्शन में फोर्स, ये अकेला फोर्स है, यही रिजल्टेंट फोर्स Fx होगा, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब यहां से एक्सेलरेशन कितना आ गया, f cos थीटा डिवाइडेड बाय m।
ये अपना आंसर सेकंड पार्ट का। अब देखो हमने जो फर्स्ट पार्ट का आंसर निकाला था उसमें नॉर्मल क्या आया था, mg माइनस एफ साइन थीटा आया था। अब जैसे मुझे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि यह जमीन के कांटेक्ट में बना रहता है, और अगर ये ग्राउंड के कांटेक्ट में बना रहेगा, ग्राउंड से ऊपर नहीं उठेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा। नॉर्मल रिएक्शन जीरो से छोटा नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो नॉर्मल रिएक्शन ये होना चाहिए। अब यहां से अगर एंटी वैल्यू इसमें रखूंगा तो क्या आ जाएगा, mg माइनस एफ साइन थीटा। ये हमारे पास अगर हम ये चाहते हैं ग्राउंड के कांटेक्ट में बना रहे, तो जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं ना, यह इस वैल्यू से कम होना चाहिए। अगर एक्सटर्नल फोर्स इस वैल्यू से ज्यादा हो गया तो ये जमीन से कांटेक्ट छोड़ देगा, और इसका फिर वाई डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन होगा, एक्स में भी होगा, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन किसी एंगल पर आएगा। वो अभी डिस्कस नहीं कर रहे हम, तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि जो एक्सटर्नल फोर्स है इस वैल्यू से कम है। क्लियर, एक्सटर्नल फोर्स इस वैल्यू से कम है, और अगर एक्जेक्टली इस वैल्यू के बराबर है तो नॉर्मल जीरो आ जाएगा। जैसे जैसे आप f को बढ़ाओगे नॉर्मल की वैल्यू कम होगी, f एक सर्टेन वैल्यू से ज्यादा होने पर नॉर्मल कम होकर जीरो हो जाएगा। बट नॉर्मल रिएक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता है। नेगेटिव होने का मतलब है, अगर किसी क्वेश्चन में नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब यह है कि आपने इसको ब्लॉक को इस सरफेस के कांटेक्ट में मानकर क्वेश्चन सॉल्व किया, और नेगेटिव अगर नॉर्मल रिएक्शन आ गया, इसका मतलब इसने कांटेक्ट यहां से छोड़ दिया है। तो हमने क्वेश्चन में सॉल्व करते समय गलती कर दी। नॉर्मल नेगेटिव आने का मतलब है कि हमने ये गलती की कि इस ब्लॉक को जमीन के कांटेक्ट में मान लिया, लेकिन ये जमीन के कांटेक्ट में रहा ही नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये इंक्लाइन प्लेन पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, और इंक्लाइन प्लेन जो भी है ना फिक्स है, ये चलने के लिए फ्री नहीं है, फिक्स इंक्लाइन प्लेन है। तो हमें इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है, और इंक्लाइन प्लेन जो नॉर्मल रिएक्शन इस पर एक्सर्ट करेगा, नॉर्मल फोर्स, वो बताना है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए वापस हमारी पहली स्टेप ये होगी कि ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा किधर, उसको सोचें। तो देखिए अगर ये ब्लॉक जो यहाँ इंक्लाइन प्लेन पर रखा है, इसका कंस्ट्रेंट ये है ना कि ये इंक्लाइन प्लेन के कांटेक्ट में बना रहेगा, कांटेक्ट नहीं छोड़ेगा। तो कांटेक्ट नहीं छोड़ेगा, इसका मतलब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा किधर, इंक्लाइन प्लेन कह रहा हूं। इंक्लाइन अगर यहाँ पर कोई चीज रख देते हैं फिसल पट्टी पर, तो ये यहाँ छोड़ने पर ये नीचे की तरफ चलती है ना, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा किधर, इस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग नीचे की तरफ चलेगा। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन किधर होगा, इंक्लाइन प्लेन के नीचे की तरफ होगा, a के बराबर। अब इसका अगर एक्सेलरेशन इधर है, इसका मतलब हमने एक्सेलरेशन इधर कहा, तो इसके परपेंडिकुलर में एक्सेलरेशन नहीं होगा भाई। किसी भी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट जीरो होता है, तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। अब देखो इंक्लाइन प्लेन में की प्रॉब्लम है भी, हमें सारे फोर्सेस को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट करना होता है। अब जब कोई ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हो, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ऐसा रखा हो, इस पर न्यूटन्स को लगाने के लिए तो हम एक तो डायरेक्शन ये मानते हैं और एक वर्टिकल मानते हैं। दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसमें न्यूटन्स को लगाते हैं, सारे कंपोनेंट इन दो डायरेक्शन में करते हैं। लेकिन अगर कोई ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पर हो,
तो उसमें दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट करने चाहिए वो एक तो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग डायरेक्शन, इसको एक्स एक्सिस मानना चाहिए इंक्लाइन प्लेन को, और इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन को वाई एक्सिस कंसीडर करना चाहिए। तो अगर कोई प्रॉब्लम इंक्लाइन प्लेन पर हो तो हमें जो फोर्सेस और एक्सीलरेशन के न्यूटन्स को हम दो डायरेक्शन में लगाएंगे, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसमें एक डायरेक्शन तो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल होगा, इस इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल बोले या इसको अलोंग बोले, एक ही बात है, और दूसरा इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर वाई डायरेक्शन में होगा। तो हमें सारे फोर्स और सारे एक्सीलरेशन इन दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ने होते हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब हम आते हैं, तो यहां सॉल्यूशन इसकी डिस्कस करते हैं। चलिए इंक्लाइन प्लेन की प्रॉब्लम, अब इसमें हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। मैं न्यूटन्स लॉ किस पे लगाऊंगा, इस छोटे से ब्लॉक पर न्यूटन्स लॉ लगाऊंगा, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। तो देखिए ये है मास का लॉ। अब इस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो रिप्रेजेंट करें, तो एक तो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा नीचे mg इसके इधर की तरफ, और एक इस पर इंक्लाइन प्लेन का नॉर्मल लगाएगा ना फोर्स, ये इंक्लाइन प्लेन का नॉर्मल इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा ही जाए, और ये एंगल थीटा है, तो मैंने पिछली क्लास में बताया था ये एंगल भी थीटा होगा। अब क्या करेंगे, यहां पर हमने अभी डिस्कस किया कि ये ब्लॉक चलेगा तो किधर चलेगा, इसका किधर एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का इंक्लाइन प्लेन के अलोंग नीचे की तरफ होगा ना, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ए मान लिया। अब मैंने आपको अभी बताया था हम सारे फोर्सेस के कंपोनेंट करते हैं, इसमें इंक्लाइन प्लेन वाली प्रॉब्लम में न्यूटन्स लॉ के दो डायरेक्शन में लगाऊंगा, एक एक्स और एक वाई, और एक्स डायरेक्शन इधर कंसीडर करूंगा, ये एक्स डायरेक्शन मैंने कंसीडर किया, ये वाई डायरेक्शन कंसीडर किया। अब जब मैं न्यूटन्स लॉ इन दो डायरेक्शन में लगा रहा हूं, तो जो चीज इन दो डायरेक्शन में नहीं है उसके टुकड़े करने पड़ेंगे, कंपोनेंट करने होंगे। तो नॉर्मल तो है ना वाई डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में, लेकिन mg ये किस डायरेक्शन में है, ना x में है ना y में है, तो इस mg के कंपोनेंट करने होंगे हम। अब यहां ये एंगल थीटा है, तो mg का इस लाइन के अलोंग कंपोनेंट आएगा, और जिस लाइन के साथ एंगल होता है उधर cos आता है, तो mg का इधर कंपोनेंट mg cos थीटा आएगा, और mg का इधर कंपोनेंट निकालूंगा, भाई दो परपेंडिकुलर में, एक इस लाइन के अलोंग एक इंक्लाइन प्लेन के अलोंग, तो mg sin थीटा कंपोनेंट आ जाएगा। करने इसको नोट, अब देखो हमने एक्स एक्सिस किधर लिया है, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन हमने कंसीडर करा है अलोंग इंक्लाइन प्लेन, अलोंग और पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन बोलते हैं इसको। अब हम सबसे पहले है ना न्यूटन्स लॉ इस एक्स डायरेक्शन में ही अप्लाई करते हैं, तो इसका दोबारा से फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, जिसमें सारी चीजें वो लिखूंगा जो एक्स डायरेक्शन में है, मतलब इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल है। तो देखिए इसका दोबारा एक और डायग्राम, ये है मास। अब ये अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, तो एक तो नीचे आ रहा है क्या, mg sin थीटा, और एक आ रहा है एक्सेलरेशन, ये दो चीजें आ रही है ना इंक्लाइन प्लेन के अलोंग, तो एक तो mg sin थीटा और एक ये नहीं आ रहा mg cos थीटा, नॉर्मल भी नहीं आ रहा। अब ये दो है तो ये तो फोर्स है, ये एक्सेलरेशन है। अब अकेला सिंगल फोर्स है तो यही रिजल्टेंट फोर्स होगा, और x डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन क्या होती है, मास इनटू x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। अब यहां x डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट फोर्स है वो mg sin थीटा है, तो mg sin थीटा लिखा इज इक्वल टू मास, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन a ले रखा है हमने, तो a की वैल्यू क्या आ गई, g sin थीटा के बराबर। ये अपना आंसर हो गया।
आंसर भी है और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है, इसको फॉर्मूले की तरह याद रखें। इंक्लाइन प्लेन पर एक्सेलरेशन कितना होता है, जी साइन थीटा के बराबर होता है। करना इसको नोट, इंक्लाइन प्लेन पर एक्सेलरेशन इसके बराबर होगा। अब देखो सेकंड इक्वेशन हम इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाएंगे, तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन y direction means perpendicular to inclined plane। y डायरेक्शन का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन। अब परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन का फ्री बॉडी डायग्राम बना है, तो देखिए फ्री बॉडी डायग्राम इसका कैसा बनेगा। अब सारी चीजें हम इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली बनाएंगे यहाँ डायग्राम में। इस पर इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इस y डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगा रहे हैं, तो y डायरेक्शन में एक तो नॉर्मल ऊपर है और एक mg का कंपोनेंट आया था mg cos थीटा। अब हमने अभी पहले कहा ही था कि ये फ्लो अगर यहां से छोड़ोगे तो चलेगा, तो नीचे की तरफ चलेगा ना, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में नहीं होगा। y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होने का मतलब है अगर एक्सेलरेशन हुआ तो ये ब्लॉक इस इंक्लाइन प्लेन से कांटेक्ट छोड़ देगा, नॉर्मल नहीं बचेगा, नॉर्मल रिएक्शन। जबकि ये कांटेक्ट में रहते हुए चलेगा तो नॉर्मल की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, और जब तक नॉर्मल जीरो नहीं हो सकता, अगर नॉर्मल नॉन जीरो है तो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी जीरो है। तो इस y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो के बराबर है। ये इसका हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया y डायरेक्शन में। अब y डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन कैसे लगाएंगे, y डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन कैसे लगाएंगे। y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है, इसलिए रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा। अब देखो y डायरेक्शन में एक तो mg cos थीटा लग रहा है नीचे और एक n लग रहा है ऊपर, दो ही फोर्स लग रहे हैं ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट सम, वेक्टर सम जीरो होना चाहिए। तो ये mg cos थीटा और इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, डायरेक्शन अपोजिट है तो टोटल जीरो हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड इक्वल कर दें तो n बराबर इक्वेशन क्या आ गई, mg cos थीटा। ये अपना सेकंड पार्ट का आंसर, और ये आंसर भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आया mg cos थीटा के बराबर, ठीक है। यहां जो हमने एक्सेलरेशन निकाला है ना, न्यूटन्स लॉ में कहीं कोई वेलोसिटी का रोल नहीं होता। न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन क्या होती है, F बराबर m इंटू a। तो इसमें कहीं भी वेलोसिटी नहीं आती, वेलोसिटी 2 हो, 5 हो, 10 हो, 0 हो, अपवर्ड हो, डाउनवर्ड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये इंक्लाइन प्लेन पर जो पार्टिकल है, अगर इसकी वेलोसिटी ऊपर है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी ऊपर है, तब भी इस पार्टिकल का नीचे की तरफ एक्सेलरेशन क्या होगा, जी साइन थीटा। ये अभी हमने एक्सेलरेशन निकाला था ना, जी साइन थीटा आया था, किधर आया था, नीचे की तरफ। तो इस पार्टिकल को, जैसे मैंने यहाँ इस इंक्लाइन प्लेन पर इस पार्टिकल को फोर्स लगाकर इनिशियल वेलोसिटी दी ऊपर, तो अब ये ऊपर की तरफ जाएगा ना। अब लेकिन इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। अब अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट है, तो ये जैसे ऊपर चलेगा तो ऊपर जाने पर इसकी वेलोसिटी घटेगी बढ़ेगी, घटती जाएगी ना, क्योंकि वेलोसिटी के अपोजिट एक्सेलरेशन है। तो घटते घटते यहाँ कहीं जीरो होगी, यहाँ ए पॉइंट से चलकर बी पॉइंट पर जाएगा, फिर घटते घटते वेलोसिटी जीरो होगी। अब मुझे अगर ये निकालना हो कि ए से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, इस पार्टिकल को ए से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो उस टाइम को निकालने के लिए मोशन की फर्स्ट इक्वेशन लगा दूं। अब देखो ए से बी के बीच मोशन की फर्स्ट इक्वेशन में अप्लाई करूंगा और अपवर्ड डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव मान लिया, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी u है और एक्सेलरेशन नीचे है, तो इसको नेगेटिव लिख दूं, माइनस जी साइन थीटा इनटू टाइम। ए से बी तक जाने का टाइम यहां से कैलकुलेट हो जाएगा।
तो अब इससे ए से बी तक का टाइम कितना आया, u अपॉन जी साइन थीटा के बराबर। तो ए से बी तक का टाइम ये आ गया। अब देखो इसी तरह से ये मास का पार्टिकल इंक्लाइन प्लेन पर है, मान लो इसकी किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी नीचे है, तो भी इसका एक्सेलरेशन नीचे ही होगा जी साइन थीटा। अगर ये पार्टिकल इंक्लाइन प्लेन पर है, इसकी वेलोसिटी ऊपर हो या इसकी वेलोसिटी नीचे हो, एक्सेलरेशन हमेशा इसका नीचे की तरफ होगा और जी साइन थीटा के बराबर होगा। वेलोसिटी चाहे इसकी जीरो, यहां जीरो होने पर भी इसका एक्सेलरेशन नीचे था और वही था जो जी साइन थीटा के बराबर था। समझ में आ रही मेरी बात? मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी की डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। इस इंक्लाइंड प्लेन पर इसकी वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में हो, एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ होगा, जी साइन थीटा के बराबर होगा। आई बात समझ? अब देखो ये यहां बी पॉइंट पर पहुंचा, इसकी वेलोसिटी जीरो, लेकिन बी पॉइंट पर रुका हुआ तो नहीं रहेगा क्योंकि एक्सेलरेशन है, तो नीचे आएगा वापस लौट कर। जैसे पहले ऊपर गया, ए से बी तक गया और फिर बी पर वेलोसिटी जीरो है, वहां से यू टर्न लेकर वापस लौटेगा। अब यहां ए से चलकर बी तक गया, बी से वापस लौटने में कितना टाइम लगेगा ये हमें निकालना है। तो बी से वापस इसी पॉइंट पर जब लौटेगा तो हम ये जानते हैं सेम हाइट पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट ना। इसका मतलब यहाँ ए पॉइंट पर ऊपर जाते समय वेलोसिटी u थी, तो b से जब नीचे आएगा तो नीचे आने पर वेलोसिटी बढ़ेगी, ऊपर जाने पर वेलोसिटी घट रही थी। वापस उसी पॉइंट पर लौटेगा तो इसकी वेलोसिटी वापस नीचे u ही होगी ना। अब a से b तक जाने में जितना टाइम लगा, b से वापस इसी पॉइंट तक आने में भी टाइम उतना ही लगेगा। तो b से वापस अगर ये आएगा उसी पॉइंट तक तो टाइम बराबर लगेगा और u अपॉन जी साइन थीटा के बराबर लग जाएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है जो हमने यहां पर डिस्कस किया। क्लियर हुआ? अब देखिए अगला टॉपिक हमारा है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो तो हम इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन में। और अगर फोर्स जीरो होगा तो एक्सेलरेशन जीरो है, और एक्सेलरेशन जीरो का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी हो सकता है, जैसे एक्स डायरेक्शन में तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है, लेकिन वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है। तो आप इस पर बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, स्फीयर है, इस वर्टिकल वॉल और इंक्लाइंड प्लेन के बीच में रखा हुआ है ऐसे। अब ये बताओ अगर ये ऐसे रखा हुआ है तो ये स्फीयर किधर चलेगा, स्फीयर का एक्सेलरेशन किधर होगा ये आपको बताना है। तो अगर स्फीयर ऐसे रखा हुआ है तो देखो ये जो दीवार मजबूत है, इस दीवार को तोड़ के इधर जा नहीं सकता, इस इंक्लाइंड प्लेन को तोड़ के नीचे जा नहीं सकता, और यहाँ ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है तो ये ऊपर नीचे से कहीं नहीं जाएगा। तो ये ब्लॉक क्या है, कहीं भी नहीं चलेगा, ये इक्विलिब्रियम में है, इसका कहीं कोई मूवमेंट नहीं होगा, इसका एक्सेलरेशन जीरो के बराबर है, तो ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है। अब ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है तो इस पर लगने वाले फोर्सेज हमें कैलकुलेट करने हैं। अब इस पर कौन कौन फोर्स लगाएगा, कौन कौन से नॉर्मल होंगे, दो जगह कांटेक्ट में है ना, एक जगह तो इस वर्टिकल वॉल के कांटेक्ट में है। अब वर्टिकल वॉल के कांटेक्ट में है तो वर्टिकल वॉल मान लो नॉर्मल रिएक्शन जो लगाएगी इस पर नॉर्मल फोर्स का n1 के बराबर है। एक इंक्लाइंड प्लेन के कांटेक्ट में भी है तो यहाँ जो नॉर्मल लगेगा उसको हम बोल देते हैं n2। तो मुझे इस क्वेश्चन में n1 n2 की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी, मुझे इस क्वेश्चन में n1 n2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम इसका फ्रीक्वेंट डायग्राम बनाएंगे, किसका, किस पर न्यूटन लॉ लगाएंगे, स्फीयर पर। तो स्फीयर का फ्रीक्वेंट डायग्राम बनाते हैं। अब देखो स्फीयर पर एक तो mg लगेगा ना,
mg तो सबसे पहले लगाते हैं, वर्टिकल डाउनवर्ड हमेशा नीचे ही लगता है, तो बहुत आसान काम है। अब यहाँ जो नॉर्मल लगेगा इस स्फीयर पर, दीवार जो नॉर्मल लगाएगी तो दीवार का नॉर्मल इस दीवार के परपेंडिकुलर इस लाइन के अलोंग लगेगा, दीवार का नॉर्मल इस लाइन के अलोंग ही लगेगा ना। अब नॉर्मल जो है पुशिंग फोर्स है, अगर दीवार स्फीयर को धक्का देगी तो उधर देगी, तो दीवार का जो नॉर्मल इस स्फीयर पे लगेगा वो इधर की तरफ आएगा n1, समझा। और किसी भी, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसका शेप स्फीयर है, स्फीयर के अगर इस पॉइंट पर नॉर्मल खींचूंगा तो हमेशा इसके सेंटर से पास होगा, तो ये नॉर्मल इधर की तरफ काम करेगा। अब इस नॉर्मल को अगर इस डायग्राम में बनाऊं तो ऐसा बना दूंगा, ये नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा इस ऑब्जेक्ट पर। क्लियर हो रहा है डायग्राम? चलो अब अगला हम बात करते हैं, यहां जो नॉर्मल लगेगा n2 की, तो ये नॉर्मल हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, तो इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर में नॉर्मल लगेगा, तो इस लाइन के अलोंग लगेगा नॉर्मल, इस ग्रीन वाली लाइन के अलोंग नॉर्मल आएगा n2 वाला। अब इंक्लाइंड प्लेन नॉर्मल लगा रहा है इस पर, और नॉर्मल तो पुशिंग फोर्स है, तो इंक्लाइंड प्लेन अगर इस स्फीयर को धक्का देगा तो ऊपर की तरफ पुश करेगा ना, तो ऊपर की तरफ आएगा ये नॉर्मल रिएक्शन इस डायग्राम में n2। डायग्राम समझ में आ रहा है? n2 इस डायरेक्शन में हमारे पास एग्जैक्ट होगा। अब n2 को अगर इस डायग्राम में बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा ना n2, ये n2 का डायरेक्शन, फ्री बॉडी डायग्राम। अब n2 का डायरेक्शन आने के बाद देखो, मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया था, इंक्लाइन प्लेन का अगर ये एंगल थीटा हो तो इसका नॉर्मल इस वर्टिकल लाइन के साथ एंगल थीटा ही बनाता है, तो ये एंगल थीटा होगा। इस डायग्राम में थीटा रिप्रेजेंट करूंगा तो ऐसा करूंगा ना, ये थीटा रिप्रेजेंट कर दिया, तो अब हमारा ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बना दिया। और हमें कहा है, हमें नजर आ रहा है कि ये स्फीयर कहीं भी नहीं जा सकता, तो इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो लिखते हैं। अच्छा, एक्सेलरेशन x में भी 0 है, y में भी 0 है, सब डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, हर डायरेक्शन में ये इक्विलिब्रियम में बना हुआ है। तो ये हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। अब मैंने आपको दूसरी स्टेप क्या बताई थी, सारे फोर्सेस को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अब कौन से फोर्स के हमें यहाँ कंपोनेंट करने होंगे इस डायग्राम में, कौन सा फोर्स ना x डायरेक्शन में है ना y में, ये y में, ये x में, लेकिन ये n2 ना x में है ना y में, तो इसके टुकड़े करने पड़ेंगे। अब इसका एक टुकड़ा तो इधर आएगा और इधर एंगल है, तो एंगल की तरफ तो क्या आता है, cos, और एंगल से अपोजिट में sin आता है, तो n2 का दूसरा कंपोनेंट इधर होगा n2 sin थीटा। ये हमने इसके कंपोनेंट कर लिए। अब इस पर हम न्यूटन्स लॉ लगाएं, तो अब इस पर न्यूटन्स लॉ कैसे लगाएंगे, जैसे मैं x डायरेक्शन में लगाता हूं, x डायरेक्शन में सबसे पहले न्यूटन्स लॉ अप्लाई करूंगा, अप्लाई न्यूटन्स लॉ इन x डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वही डायग्राम में रिप्रेजेंट करूंगा, तो एक तो n1 लग रहा है और दूसरा n2 sin थीटा लग रहा है, ये दो ही फोर्स लग रहा है ना, लेकिन x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो इन दोनों फोर्स का सम 0 होगा, तो ये दोनों अपोजिट में, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर करते हैं, तो इक्वेशन क्या बनी, n1 बराबर n2 sin थीटा। ये हमारे पास एक इक्वेशन बनी। अब दूसरी इक्वेशन हम y डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ अप्लाई करें, अप्लाई तो y डायरेक्शन में इसका फ्री बॉडी डायग्राम mg नीचे लग रहा है एक तो, और इसके अलावा y डायरेक्शन में ये n2 का कंपोनेंट है n2 cos थीटा। अब y में भी तो एक्सेलरेशन 0 ही है, तो y में एक्सेलरेशन 0 मतलब रिजल्टेंट फोर्स 0, तो ऊपर और नीचे के फोर्स बराबर कर दे, तो क्या इक्वेशन बनेगी, n2 cos थीटा इज इक्वल टू mg। तो इससे n2 कितना आ गया, तो एक आंसर तो n2 की वैल्यू आ गई। अब n2 आने के बाद n1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो n2 आने के बाद इस n2 की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 में रखूं तो n1 आ जाएगा, n2 की वैल्यू
ये इस इक्वेशन में रख रहा हूं, तो n1 क्या होगा sin थीटा तो पहले से, और n2 की वैल्यू कितनी है mg अपॉन cos थीटा। अब इसको सॉल्व करना तो n1 कितना आएगा mg इंटू tan थीटा के बराबर। ये इस क्वेश्चन का अपना आंसर होगा। तो बेसिक कंसेप्ट सीखे आप कि किस तरह से न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना होता है। थैंक यू।